हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएलआर एंड ओएमओ। इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसीज़ बिगिन की जा चुकी हैं और बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी किया जा चुका है। तो अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा आपको शायद आगे ये वाला वीडियो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़। तो आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट्स आया है, आप यानी कि बैंक, ठीक है, बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है उसमें से कुछ परसेंटेज, ठीक है, बैंक्स को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज की फॉर्म में। ठीक है, अब दिस एसएलआर इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई और ये जो फिक्स्ड परसेंटेज है, जिस परसेंटेज पे ये हमें मेंटेन करना है, उसे कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। क्यों? इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट यूजेज द एसएलआर टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड फ्यूल ग्रोथ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। इससे पहले हम कैश रिजर्व रेशो पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता था कि जितना भी आपका एनडीटीएल होता था यानी कि टोटल डिपॉजिट्स, उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि बैंक का जो एक्सेस है आगे मनी को लेंड करने का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे अगर 100 रुपये में से अगर 4 रुपये आपको रिजर्व की फॉर्म में रखने पड़ रहे हैं, तो बैंक सब क्या कर सकता है? सिर्फ 96 रुपये इकोनॉमी में सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से आरबीआई ने क्या किया, थोड़ा सा लिमिट कर दिया किनको? बैंक्स को मनी को सप्लाई करने के लिए इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि मनी को कौन सप्लाई करता है इकोनॉमी में? बैंक्स। लोन्स वगैरह कौन देता है? बैंक्स, राइट। तो इस तरह से आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को थोड़ा सा लिमिट कर देता है कि अब वो सिर्फ लिमिटेड मनी ही क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। किसकी वजह से? सीआरआर की वजह से, राइट। तो उसी तरह का जो टूल है वो एसएलआर है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि सीआरआर को कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है और जो एसएलआर है उसे आपको गोल्ड, सिक्योरिटीज और कुछ पोर्शन कैश की फॉर्म में मेंटेन रखना होता है आरबीआई, सॉरी, बैंक्स को खुद के पास। ठीक है, तो अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 100 रुपीज़, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ कितना है? 100 रुपीज़। और आरबीआई ने क्या कहा है कि 9% सीआरआर रखना होगा बैंक को और 11% एसएलआर मेंटेन करना होगा। किसकी फॉर्म में? गोल्ड, सिक्योरिटीज़ और कैश की फॉर्म में। तो बैंक के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो ये है कि 100 में से 20 रुपए अब क्या हो चुके हैं? रिज़र्व हो चुके हैं, यानी कि 9 रुपए कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास चले जाएंगे और जो 11 रुपीज़ है उसे भी बैंक यूज़ नहीं कर पाएगा मनी को सप्लाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे वो 11 रुपए मेंटेन करने होंगे कैश की फॉर्म में, कुछ गोल्ड की फॉर्म में और कुछ आपके सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। तो अब बैंक के पास मनी लेंड करने के लिए कितना अमाउंट रह गया? ₹80 ओनली। तो इस तरह से आरबीआई ने क्या किया, बैंक को लिमिट कर दिया। जहां वो 100 के 100 रुपए क्या कर सकता था? इकोनॉमी में फ्लो कर सकता था, वहीं सीआरआर और एसएलआर लगाने के बाद, ठीक है, ये कंडीशंस रखने के बाद अब बैंक्स क्या कर सकते हैं? सिर्फ 80 रुपीज़ ही मनी को मतलब इकोनॉमी में सर्कुलेट कर सकते हैं, राइट। द गवर्नमेंट यूजेज द एसएलआर टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड फ्यूल ग्रोथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है सीआरआर और एसएलआर के बीच में? सबसे पहले तो रेट की अगर बात करें तो आपका जो एसएलआर है उसका करंटली रेट चल रहा है 18.25% और जो सीआरआर का रेट है वो कितना चल रहा है? 3%, राइट। दिस इज 3%। Okay, the cash reserve ratio is a percentage of deposit that a bank has to keep with RBI.
ये कैसा डिपॉजिट है जो बैंक्स को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। और जो एसएलआर है वो कहाँ रखना होता है, बैंक्स हैव टू कीप एज लिक्विड एसेट इन देयर ओन वॉल्ट, मतलब ये खुद के पास रखेगा बैंक, और किस फॉर्म में, लिक्विड एसेट की फॉर्म में। और लिक्विड एसेट में सिर्फ आपका कैश नहीं आएगा, बल्कि कैश के साथ साथ आपका क्या आता है, गोल्ड, ठीक है, और सिक्योरिटीज भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा, राइट। तो इस फॉर्म में क्या करना पड़ता है, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। प्लस सीआरआर इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड दैट ऑल्सो विद आरबीआई, इसे कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, जबकि जो एसएलआर है वो कहाँ रखेंगे, ओन वॉल्ट में, राइट। तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखें और अच्छे से मेमोराइज कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो जाती है तो आरबीआई क्या करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर देता है, राइट, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली द फ्लो ऑफ मनी दैट डिसाइड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ऐसा होता है, राइट। तो अभी क्या होगा जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है, या ये तो मैंडेटरी है कि सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तब तो ये रेट्स क्या होंगे, या बढ़ा दिए जाएंगे या घटा दिए जाएंगे, राइट। तो अब अगर आपका जो आरबीआई है उसने डिसाइड किया है कि 6% आपको सीआरआर मेंटेन करना है और 20% आपको एसएलआर मेंटेन करना है, तो क्या हो जाएगा, अगर 1000 टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास, तो बैंक को 60 रुपीज़ विच इज़ द 6% ऑफ 1000, ठीक है, ये रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो यानी कि बैंक अब इन 60 रुपयों को इकोनॉमी में सप्लाई नहीं कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें एसएलआर की, तो एसएलआर बैंक अपने पास ही रखता है, लेकिन इसे भी वो सप्लाई नहीं कर सकता इकोनॉमी में, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे मेंटेन किया जाना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिक्योरिटीज एंड लिक्विड कैश, राइट। तो अब बैंक्स क्या है, बैंक सिर्फ 740 रुपीज़ को ही सप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमी में। तो इस तरह से आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने मनी की सप्लाई पे थोड़ा सा रोक लगा दिया। जहाँ पे बैंक इंडिपेंडेंट हो सकते थे 1000 को इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए, वहीं आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अपना जो मनी का सप्लाई है वो कम कर दे, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, सिर्फ 740 रुपीज़ ही इकोनॉमी में सप्लाई किए जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आरबीआई ने कंट्रोल किया मनी के सप्लाई को। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन की। तो अगर आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन से लड़ना है, तो क्या करना होता है, आपको रिड्यूस करना होता है मनी सप्लाई, और आप डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, जिससे ऑल्टरनेटिवली टाइट मनी पॉलिसीज़ भी कहा जाता है। अब हम जान चुके हैं कि इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के पास क्या आ जाता है, पैसा ज़्यादा आ जाता है। पैसा ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि उनकी इनकम ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा आने का मतलब है कि ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम अपना भी एग्जांपल ले, तो अगर हमारे पास वॉलेट में जितने पैसे होंगे उतने खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पैसों को हम सेव कर दें बैंक्स में, तो क्या हो जाता है, एक तरह से हम अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर देते हैं। हम इतने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं कि बार बार बैंक से पैसा विड्रॉ करें और जहाँ पे मन कर रहा है वहीं खर्च कर ले। लेकिन अगर वही पैसा हमारे पॉकेट में होगा ना, तो शायद हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे कोई भी चीज़ को खरीदने से पहले। तो इट्स अ फैक्ट, ठीक है, कि अगर हमारा पैसा कहीं पे सेव्ड है तो हम उसे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, जबकि अगर खुला पैसा पड़ा है हमारी पॉकेट में तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे खर्च करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने का मतलब क्या है, कि हम डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो जब पैसा ज़्यादा होता है पब्लिक के पास तो वो क्या करती है, डिमांड भी ज़्यादा करती है, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो अब अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, लोगों के हाथों से पैसा खींचना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, ठीक है, जिनमें से कि हम दो टूल्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सीआरआर और एसएलआर। तो आरबीआई क्या करेगा, इन दोनों के ही रेट्स बढ़ा देगा,
ठीक है। अब अगर बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है या एसएलआर की फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बैंक लिमिटेड हो जाएगा, मतलब बैंक कम से कम पैसा इकोनॉमी में दे पाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। तो इस पॉलिसी को हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। डियर मनी पॉलिसी को हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो ऑल्टरनेट नेम है वो टाइट मनी पॉलिसी भी है, राइट। वहीं पे उसके अपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन से अगर हमको लड़ना है तो क्या हम करेंगे, हम मनी का जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो मनी का सप्लाई अगर इंक्रीज करना है तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास का रिजर्व एक तो कम हो जाए अगर, और दूसरा जो एसएलआर है अगर वो कम उनको मेंटेन करना पड़े, फिर क्या हो जाएगा, उनके पास ज़्यादा लिक्विड पैसा होगा जिसको वो मनी में जिसको वो इकोनॉमी में सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर के जो रेट्स हैं उनको डाउन कर देता है। इससे क्या होता है कि बैंक्स को रिजर्व कम रखना पड़ता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉलिसी को चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं और इजी मनी पॉलिसी भी कहते हैं। चीप क्या होता है, घटिया, घटिया क्या होता है, हाथ का मैल, जो जितना भी दो लो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से अभी चीप मनी पॉलिसी का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पैसे बहाएंगे। ठीक है, कहाँ, इकोनॉमी में, राइट। और इससे हमें क्या होगा, डिफ्लेशन से लड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि हमें डिफ्लेशन से हम लड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है अनदर टूल दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इज़ द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज होता है, किसके बीच में, आपका आरबीआई के बीच में और बैंक्स के बीच में। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को अपनी सिक्योरिटीज़ बेचता है, ठीक है, और बैंक से पैसे ले लेता है। ठीक है, और सेल के टाइम क्या होता है कि जब बैंक्स सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को आरबीआई को, तो आरबीआई वापस से पैसा दे देता है बैंक्स को, राइट। तो अभी इसको कैसे ये चीज़ें फंक्शन करती है इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है। मान लीजिए ये आपका है आरबीआई, ठीक है, और ये है आपके कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स को क्या होता है, इनको पैसा कमाना है, इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सिक्योरिटीज़ को ख़रीद कर या बेच कर पैसा कमा रहे हैं या पब्लिक में मनी को लेंड करके पैसा कमा रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें जिस बात से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि इनकी कमाई होती रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आरबीआई है उसे क्या करना है, इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन से लड़ना है। तो आरबीआई क्या दिमाग लगाता है, आरबीआई बैंक्स को कहता है कि आपको तो मनी को लेंड करना है तो भी पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई और ऑप्शन दूं, ठीक है, कि जिससे ना आपकी कमाई रुके और प्लस आप क्या कर दो, आप इकोनॉमी में अपना मनी सप्लाई भी रोक लो। ठीक है, तो आरबीआई बोलता है कि हाँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरी कमाई नहीं रुकती है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इकोनॉमी में मनी सप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, राइट। तो ऐसे में क्या होगा कि आरबीआई बैंक्स को क्या कर देगा, इनको सिक्योरिटीज़ बेच देगा। ठीक है, सपोज 100 रुपये में सिक्योरिटीज़ बेची आरबीआई ने बैंक्स को, तो अब क्या होगा, बैंक के पास से 100 रुपीज़ किसके पास चले गए, आरबीआई के पास, और बैंक्स के पास क्या आ गई, सिक्योरिटीज़, राइट। तो अभी क्या है, आरबीआई बैंक को बोलेगा कि जब भी मैं आपसे ये सिक्योरिटीज़ वापस लूँगा तो मैं आपको इसके क्या दाम दूंगा, 120 रुपये, यानी कि 20 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा, 20 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ जब आरबीआई ने सेल किया बैंक को सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, बैंक ये 100 रुपये जो यूज़ कर सकता था इकोनॉमी में लेंड करके, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, वो अब क्या हो गया, वो आरबीआई के पास सेफ हो गया। ठीक है, और अब हमारी इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है वो क्या हो गया, वो रुक गया। तो अभी आपको समझ आया कि किस तरह से इस ओपन मार्केट ऑपरेशन ने अपना रोल प्ले किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। इसका एक और एस्पेक्ट भी है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए बैंक्स के पास है 1000 रुपीज़,
ठीक है, ये हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और इन्होंने क्या करना है, 10% इंटरेस्ट ये अर्न करते हैं अगर मनी को सप्लाई कर दे कहाँ पे, इकोनॉमी में। और इसके जो अब इसके पास कमाई हो गई 100 रुपये, ठीक है, राइट। और इसका मनी भी जब रिटर्न आ गया तो ये इसके पास हो गए 1100 रुपये, राइट। तो अभी क्या करता है, आरबीआई कहता है कि 500 रुपये की मुझसे सिक्योरिटीज़ ले लो, ठीक है। तो अभी क्या है, 500 रुपये की सिक्योरिटीज़ आरबीआई को दे दी बैंक्स ने। अब बैंक के पास कितना बचा, सिर्फ 500। लेकिन बैंक में लालच है अभी भी कि ठीक है मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर देता है, अपने रेट्स को बढ़ा देता है। पहले जहाँ पे वो 10% से इंटरेस्ट दे रहा था, अब वो क्या करेगा, 20% से इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि किसी भी तरह से उसकी जो कमाई है वो कम हो जाए, ठीक है। वो 100 रुपये कमाना ही कमाना चाहता है। तो इससे भी क्या होगा, ठीक है, इस तरह से भी जो आपके इकोनॉमी में बोरोवर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट उन्हें ज़्यादा रेट पे देना पड़ रहा है तो एक तरह से उनके लिए क्या हो जाएगा, वो चीज़ें महंगी हो जाएगी ना, और महंगाई से तो हर कोई डरता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या होता है कि आपका जो मनी का सप्लाई है वो कम हो जाता है इकोनॉमी में। तो ये भी एक एंगल है, ठीक है, जहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन से फाइट किया जा सकता है। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। ये रिसेशन का टाइम है, ये इन्फ्लेशन का टाइम है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपका रिसेशन का टाइम होता है तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करना है, तो पैसा आरबीआई छोड़ेगा बैंक के पास और बैंक छोड़ेगा आगे पब्लिक में। और सेंट्रल बैंक बैंक्स के पास कैसे पैसा छोड़ेगा, जब वो सिक्योरिटीज़ उनसे वापस खरीद लेगा, और जो सिक्योरिटीज़ के पैसे हैं वो क्या किए, सेंट्रल बैंक ने बैंक्स को दे दिए। अब वही पैसे आगे क्या करे, बैंक ने पब्लिक को दे दिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा है लेंड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट को भी थोड़ा सा क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अब अगर मैं कम भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता हूँ तो मुझे ठीक ठीक कमाई तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर पैसे ही कम होते हैं मनी लेंड करने के लिए, तो उनको पता है कि मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे ठीक ठीक से अपनी कमाई करनी है तो अब क्या होता है, रिसेशन के टाइम में आपका मनी सप्लाई ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। और जो आपका सिक्योरिटीज़ है वो भी कहाँ चली जाती है, आरबीआई के पास, और आरबीआई क्या कर देता है, मनी दे देता है बैंक्स को, और बैंक्स आगे वही मनी पब्लिक में फ्लो कर देता है, सप्लाई कर देता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, पैसा कंट्रोल करना होता है। तो क्या करेगा, आरबीआई स्कीम लगाएगा, सिक्योरिटीज़ दे देगा बैंक्स को, और बैंक्स क्या करेगा, पैसा दे देगा किसको, सेंट्रल बैंक को, यानी कि आरबीआई को। अब क्या है, मनी का जो सप्लाई है वो कम हो गया है, पब्लिक में पैसा कम जा रहा है, और बैंक्स को भी क्या है, बैंक्स को भी पता है कि कम मनी सप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा पैसा तभी कमा सकता हूँ अगर इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता हूँ। तो अभी आपको समझ आया कि किस तरह से आपका सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे टूल्स हेल्प करते हैं आरबीआई को इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें, और जो भी आपके रिकमेंडेशन है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।